लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में। इस बार बीजेपी 400 पार का दम भर रही है। क्या बीजेपी ये करिश्मा कर पाएगी? क्या तीसरी पारी में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने? इन तमाम सवालों पर हमने चर्चा की। हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव ने बात की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से। उनकी बातों को सुनिए और समझिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश में चुनावों की रणभेरी बच चुकी है। कुछ ही दिन में हम देखेंगे कि राजनीतिक अखाड़े में राजनीति के कई दिग्गज एक दूसरे के सामने ताल ठोकते नजर आएंगे। लेकिन इस राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में एक नेता ऐसे भी हैं जिनकी छवि एक अजात शत्रु की है। अजात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं है। उनके आलोचक भी उनके ढंग से आलोचना नहीं कर पाते और शायद उनकी यही काबिलियत चुनाव दर चुनाव उन्हें जीत दिलाती रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नागपुर से 2 बार के एमपी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी इस समय हमारे साथ हैं। नितिन जी, सवाल तो बहुत सारे हैं मेरे और मैं टिपिकल सवालों से नहीं शुरू करना चाहता कि आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन एक जिज्ञासा मेरी जरूर थी जानने की कि जब पहली लिस्ट बीजेपी की आपका नाम नहीं था, बावजूद इसके कि 2 बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष जो पूर्व प्रदेशाध्यक्ष थे उनके नाम थे और इस चीज़ ने कई किस्म के कयास को जन्म दिया। लोगों ने यह भी कहा कि शायद नितिन जी को तो टिकट ही ना मिले इस बार, लेकिन अंततः दूसरी लिस्ट आई, आपका नाम कंफर्म हुआ, आप नागपुर से चुनाव लड़ेंगे। नागपुर से तीसरी बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बीजेपी के पास नागपुर में नितिन गडकरी का विकल्प नहीं है? पहली बात तो ऐसी बात नहीं थी। गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इस स्टेट की जो टीम थी, अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी जी, इनकी पहली बार हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ मीटिंग हुई और उन राज्यों के नाम निश्चित हुए। महाराष्ट्र की मीटिंगें नहीं हुई थी और मेरा महाराष्ट्र में नाम था, इसलिए मेरा नाम पहले लिस्ट में नहीं था। इसलिए जानबूझकर मेरा नाम नहीं रखा गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक स्टेट वालों के साथ विचार विनिमय नहीं होता तब तक नाम डिक्लेयर नहीं होता। रही बात, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और विचारधारा के साथ, संघ के साथ, बीजेपी की संगठन के साथ मेरी कटिबद्धता है और इसलिए फिर कोई मुझे ऑफर कर रहा था, मुझे भी ये हास्यास्पद लगा। जी, मेरा दूसरा सवाल यही था। तो मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और इट इज़ ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन। मैं जब तक राजनीति में हूँ तब तक अपनी पार्टी के साथ और काम करते रहूँगा। हुआ ये भी, और ये मुझे भी हास्यास्पद लगा, रादर आई फाउंड इट टू बी वेरी फनी, कि आपके सीट को लेके संदेह जब तक बना रहा, आपके नामांकन को लेके, तब तक उद्धव ठाकरे आपको ऑफर करते हैं, एक ऐसी पार्टी के नेता जिनकी खुद की पार्टी बिखर सी गई है, 2 हिस्से में बट गई है। अब ऐसा किसने क्या बोलना और क्या नहीं बोलना ये उसका पक्ष होता है, पर एक बात जरूर है कि इस बहाने उन्होंने मुझे कहा कि हमारे तरफ से खड़े हो। अब मैं तो सवाल ही नहीं उठता खड़ा होने का, क्योंकि मैं राजनीति में अपनी विचारधारा पर, अपने संगठन पर, अपने कन्विक्शन पर अटूट विश्वास रखता हूँ और मेरे लिए मेरी विचारधारा, मेरी पार्टी सर्वोपरि है। विद्यार्थी परिषद और संघ के संस्कारों में मेरे जीवन को आकार मिला है। मैं लाइफ लॉन्ग इसको अपनी कमिटमेंट मानता हूँ, इसलिए इसके खिलाफ जाने का सवाल नहीं होता। यहाँ पे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जो राजनीति के एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि मौजूदा भारतीय राजनीति परिवेश में अगर कोई अजात शत्रु है तो वो आप हैं। आपका कोई प्रतिद्वंदी नहीं, आपके प्रतिद्वंदी भी आपकी खुलकर आलोचना नहीं कर पाते, आपकी मित्रता सबसे है। तो क्या ये चीज़ आपके जो राजनीतिक दायित्व हैं इनका निर्वाह करने में आपको मदद करती है? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर कहते थे कि मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी भी कहते कि सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विकास। जो कानूनी काम है, सही काम है, वो सबका होना चाहिए। गैर कानूनी काम होगा तो अपने का भी नहीं होना चाहिए। यही संस्कार हम सबको सिखाया गया है। तो मैं रोड का मंत्री हूँ, जो भी आता है रोड, तो ऐसा नहीं होता कि एक एमपी के रोड का बनाऊंगा और दूसरे का बंद कर दूंगा। तो जो आवश्यकता है मैं सबके काम करता हूँ, सबसे अच्छे संबंध रखता हूँ। मैं, मेरी पार्टी, मेरी विचारधारा मेरे साथ है, पर जो मेरे विरोध में विचार हैं उनके और विरोध में पार्टियाँ, उनके साथ भी सम्मान करता हूँ। चुनाव में वो अपना काम करें, मैं अपना काम करूँ। जनता की अदालत में जो भी निर्णय होगा उसको स्वीकार करेंगे। यही लोकतंत्र है। जी बिल्कुल। आपने चूंकि रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज का मंत्रालय देखा है,
आपका काम धरातल पर है, लोग अक्सर तारीफ करते सुनाई पड़ते हैं। हाईवेज की तस्वीर बदली है, हाईवेज का स्तर काफ़ी अच्छा हुआ। खुद मेरा अनुभव बता रहा हूँ, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो महासमृद्धि मार्ग से गुजरते हैं तो बोलते हैं कि यार मज़ा आ गया ड्राइविंग करके। द्वारका एक्सप्रेसवे से हम मेरे दिल्ली के मित्र गुजरते हैं तो उनको लगता है कि इट्स अ ड्राइविंग डिलाइट। तो आपके काम की आलोचना तो कोई खुलकर कभी कर नहीं पाता, लेकिन अगर तीसरे टर्म में आपको फिर से यही पोर्टफोलियो मिला तो हम भारत के हाईवेज को कहाँ देखेंगे? देखिए, तीसरी टर्म आने के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, फिर उनका अधिकार है कौन सा डिपार्टमेंट किसको देना, और जब मुझे मिलेगा तब मैंने कहना उचित होगा। आज पहले ही इसके बारे में प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। जी, मैं वही समझना चाह रहा था आपसे कि आप संभवतः क्या यकीनन आप इकलौते ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने लगातार 10 साल एक मंत्रालय संभाला है, उसमें कोई शफलिंग नहीं हुई है। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज आपके पास ही रहा लगातार 10 साल। मोदी जी के लगातार 2 टर्म में आपने हाईवेज संभाला, तो क्या मैं ये मानूं कि वो आपके काम से काफ़ी प्रभावित हैं और वो ये समझते हैं कि ये मंत्रालय आपसे बेहतर कोई नहीं चला सकता? देखिए, उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम करते हैं। अंतिमतः प्रधानमंत्री ये कैबिनेट के हेड होते हैं और उनके मार्गदर्शन में और नेतृत्व में सब कुछ काम हुआ है। ये सरकार की उपलब्धि है, मेरी उपलब्धि केवल ऐसा नहीं है, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उपलब्धि है तो इसका श्रेय उन्हीं को भी है। मतलब आप भी इस बार मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वही सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, 10 साल में जो परफॉर्मेंस हमारा रहा है सरकार का, जी, जो कांग्रेस ने 60-65 साल में जो नहीं किया, वो 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने किया है। उसी के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम 100% जीतेंगे, 400 के पार भी जाएंगे, हमारी मेजोरिटी आएगी और मोदी जी फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे आता हूँ, नागपुर। एक समय में गढ़ माना जाता था कांग्रेस का, यहाँ पे कांग्रेस के नेता ज़्यादा थे। 2014 में मोदी लहर के बाद ड्रास्टिकली चीज़ें यहाँ पर बदल गई, आप उसके बाद से 2 बार के एमपी हैं। लेकिन अब की बार ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस जो है आपके सामने कोई हल्का प्रतिद्वंदी तो खड़ा नहीं करेगी। तो इस लड़ाई को कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस रिक्लेम करना चाहती है विदर्भ को, और विदर्भ में लड़ाई कितनी रोचक बनती है आपको दिखती है? ये कोई रोचक लड़ाई नहीं है। पूरा शहर, पूरी जनता, जी, पूरे मेरे लोकसभा क्षेत्र के नागरिक मेरा परिवार है। मैंने कभी जात, पंथ, धर्म, भाषा और पक्ष इसके आधार पर काम नहीं किया। कभी आने वाले व्यक्ति को जात, पंथ, धर्म, भाषा, पार्टी नहीं पूछी, सबका साथ काम किया और लोगों ने भी मुझे प्रेम दिया। दिव्यांगों के लिए हार्ट के ऑपरेशन, कैंसर के ऑपरेशन, स्पोर्ट्स का क्षेत्र, कल्चर का क्षेत्र, इसके अलावा मैंने कोविड में, विदर्भ में सब जगह पर काम किया। मैं राजनीतिक भावना से काम नहीं किया, कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। तो ये लोगों का मैं अपना परिवार मानता हूँ और लोग भी मुझे अपने परिवार का घटक मानते हैं। अब की बार आप जब वोटरों के बीच जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? क्या अपने मेरा किन काम कामों को लोगों के सामने, आप उतर के जाकर किसी भी रिक्शे वाले को पूछिए, टपरी वाले को पूछिए, आपको बता देंगे। हर आदमी मेरे पर प्रेम करता है, यही मेरी पूंजी है। और इसीलिए चुनाव में मैंने कहा कि 10 साल में मेरा कार्य और मेरा व्यक्तित्व दोनों का परिचय हुआ है। तो मैं पोस्टर नहीं लगाऊंगा, बैनर नहीं लगाऊंगा, कटआउट खड़े नहीं करूंगा। मैं लोगों को मिलूंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा, सीनियर लोगों के पैर छूंगा और मैं उसी के ऊपर चुनाव लड़ूंगा। विदर्भ में 10 लोकसभा सीटें, बीजेपी की इच्छा यह है कि 10 पे 10 सीटें जो है एनडीए के खेमे में आए, लेकिन क्या ये आपको बहुत महत्वाकांक्षी नहीं लगता? एक बार जीते ना हम। मैं विदर्भ में 20 साल मैंने काम किया है, पार्टी के चढ़ उतार मैंने देखे हैं और संगठन को बहुत कम इसमें से लेकर नंबर 1 तक पहुंचाने तक परिश्रम करके ये काम करने का मौका मुझे और मेरे साथ अनेक कार्यकर्ताओं को मिला। हमने बहुत मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा किया है और निश्चित रूप से उसके बदौलत हम निश्चित रूप से जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप ये मानेंगे कि एक कुशाग्र नेता जो होता है वो डेफिनेटली अपने अपोनेंट्स पे नज़र रखता है, वो अपने प्रतिद्वंदियों की क्रियाकलापों पे, उनकी हरकतों पर, उनकी बयानों पर नज़र रखता है। इस समय हम देख रहे हैं कि एनडीए के सामने महाविकास आघाड़ी है। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, फिर मैं केंद्र पर निश्चित आऊँगा। महाविकास आघाड़ी है, लेकिन बीते 2 सालों में नितिन जी जो भी हुआ है महाराष्ट्र में, 2 बड़ी पार्टियाँ 2 फाड़ में बंट गई। इसकी सबसे बड़ी वजह आप अपने दृष्टिकोण से क्या किसको मानते हैं? नेतृत्व की क्षमता? नहीं, पहली बात तो ऐसे है कि उन पार्टियों की अपनी अंतर्गत कुछ समस्याएं थी।
और राजनीति में कभी लोग बिखर जाते हैं, कभी मिल जाते हैं, एक लॉ ऑफ नेचर होता है। तो मुझे लगता है कि हमारे पार्टी में काफ़ी लोग आए और मोदी जी के नेतृत्व में देश की जो तस्वीर बदली हुई है, तो सबको लगता है कि हम विकास के साथ जुड़े हैं, लोग आ रहे हैं। हम भी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, जो आते हैं उनको ले लेते हैं। मतलब उन पार्टियों में अंदरूनी कलह थी जो आपको लगता है कि वो हाँ, वजह उनके बन। अपनी समस्याएं थी। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इंडिया ब्लॉक, इन्होंने भी दमखम से चुनाव लड़ने की योजना तो बनाई आप लोगों के सामने, लेकिन राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इस पर मैं नज़र डालूं तो वो जहाँ जहाँ से गुजरी है उनके अपने उनका साथ छोड़ते चले गए। तो ये दुर्गति क्यों हो रही है, इसको लेकर आपकी कोई टिप्पणी? देखिए, उनके पार्टी में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, ये उनका सब्जेक्ट है, उनका विषय है। हमारे पार्टी पॉजिटिविटी पे खड़ी है। पहला जो इलेक्शन हुआ 2014 में, तब मोदी जी ने गुजरात में बहुत अच्छा काम किया था मुख्यमंत्री के रूप में, और उनके नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ी। तब हमारी भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी जी की विरासत हमको मिली थी, उन्होंने अच्छा काम किया था। और उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के खिलाफ एक निगेटिविटी थी। अब हमने 10 साल जो काम किया है, उसके आधार पर मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार के प्रति पॉजिटिविटी है और होप है लोगों के मन में कि इन्हीं की सरकार हमारा भविष्य बदल सकती है। इसलिए जन समर्थन हमको मिलेगा। हम अपनी पॉजिटिव बात कहेंगे, जो काम किया वो बताएंगे, और पॉजिटिव बात पर और किए हुए काम पर जनता हमको बहुत अच्छा वोटिंग करेगी और हम चुनाव जीतेंगे, यही हमारा विश्वास है। मेरे बचपन में मेरे मित्र ने मुझे एक अच्छी बात बताई थी, 2 रेशा है, एक आपकी और दूसरे की। तो रेशा बड़ा करने के 2 मार्ग है, दूसरे की पूछने का काम करो या अपनी बड़ी करो। तब से मैंने याद रखा है, अपनी रेशा बड़ी करो, दूसरी की पूछने के लफड़े में मत करो। हम अपनी बात कह रहे हैं, कांग्रेस को अपनी बात देखना है। हम दोनों जनता की अदालत में जाएंगे, जनता जिसको खोल देगी वो मान्य करके आगे जाएंगे। लेकिन इस बार का चुनाव बीते 2 चुनाव से थोड़ा सा अलग होगा। इस परिप्रेक्ष्य में मैं वो बताता हूँ। कुछ ऐसे लोग आप लोगों से आके जुड़े जो कि किसी समय में आपके घोर विरोधी थे। बात मैं अजीत पवार या फिर अशोक चव्हाण की करूँ, अभी आपके कुनबे का हिस्सा है। ये बातें आपको असहज नहीं करती हैं कि इन्हीं लोगों के साथ आपको चुनाव लड़ना है जिनको सालों आप जिन पर आरोप लगाते रहे भ्रष्टाचार के? देखिए, चुनाव की राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि एनीथिंग कैन हैपन इन क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स। मिलते हैं, जुटते हैं, टूट जाते हैं। हम भी अपने पार्टी को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं और हर व्यक्ति आने से हमारी शक्ति बढ़ती है, और उसी के हिसाब से हमारे पार्टी में निर्णय हुआ है। और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप में हम जीतेंगे और हमें सफलता मिलेगी। मेरे आखिरी के थोड़े सवाल होंगे। कल राज ठाकरे अपने सुपुत्र के साथ उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की। ये तय हो गया कि वो एनडीए में शामिल होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इसके शिल्पकार आप हैं, क्योंकि राज ठाकरे से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती, आप कैजुअली कभी कभी उनके घर भी चले जाते हैं। वो तो राजनीति में अलायंस रहे या ना रहे, विरोधी पार्टी रहे कि रूलिंग पार्टी रहे, मित्र पार्टी रहे, एक बार जो संबंध बनते वो लाइफ लॉन्ग बनते हैं जी। वो कोई भी भूमिका राजनीतिक ले। कल भी मेरे मित्र थे, आज भी मेरे मित्र, आगे भी रहेंगे। उनका स्वागत है एनडीए में। निश्चित रूप से अच्छी बात हुई, आज मुझे खुशी हुई। 1 मिनट रुकना। नितिन जी, आप एक साफ सुथरी राजनीति के पक्षधर रहे हैं। आप चाहते हैं कि राजनीति में ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो। आप हमेशा विकास कामों की बात करते हैं। या हाल ही में जो एक मुद्दा बहुत गरमाया है, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा, इसकी निटीज ग्रिटीज के बारे में मैं बहुत विस्तार से आपसे बात नहीं करूँ, लेकिन आपका टेक इस पर क्या है कि ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया? कोई भी पार्टी को चुनाव में पैसा लगता है जी। और पैसा लेते समय अगर उसका रिकॉर्ड सामने वाले को और लेने वाले को दोनों के लिए अड़चन में होता है, तो उसका एक वैधानिक मार्ग है। उस समय अरुण जेटली जी थे, तब उन्होंने ये पॉलिटिकल बॉन्ड्स के रूप में निकाला था, इलेक्शन बॉन्ड्स। अब मुझे लगता है कोई ना कोई तरीके से पॉलिटिकल पार्टी चला ली तो पैसा तो लगता है जी। तो जो मार्ग ढूंढना था वो ट्रांसपेरेंट था और अच्छा था। इसके ऊपर और कोई अच्छा निकलेगा तो उसको स्वीकार करेंगे। अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, उनने कुछ कमेंट्स की है, तो ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं होगा। पर सब पार्टी आम सहमति से
और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर अगर ये ठीक नहीं तो और कोई पड़ रहा होगा तो उस पर जरूर विचार करेंगे। एक आखिरी सवाल, आपकी सादगी के बहुत कायल हैं लोग, और सादगी आपके चुनाव प्रचार में भी दिखती है। अनलाइक बहुत सारे पॉलिटिशियन जो कि पूरे लाव लश्कर ताम झाम के साथ अपना चुनाव प्रचार करते हैं, हमने देखा है कि आपके कंस्टिट्यूएंसी में बैनर पोस्टर भी बहुत कम ही लगते हैं आपके। अभी लगाएंगे नहीं इस बार नहीं लगा रहे हैं आप लोग, क्या वजह? मेरा परिवार है नागपुर लोकसभा क्षेत्र, वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। लाउड स्पीकर भी नहीं होंगे? नहीं, लाउड स्पीकर होगा, मैं पदयात्रा करूँगा, लोगों को मिलूंगा और एक एक प्रभाग में 2-2, 3-3 कार्यक्रम, 1000-800 लोगों को बुलाऊंगा, उनके साथ बातचीत करूंगा, सीनियर लोगों के उनका आशीर्वाद लूँगा। पर ये ताम झाम कटआउट पोस्टर्स ये मुझे नहीं करना। मुझे चुनाव अपने साधन शुचिता के साथ चुनाव लड़ना है और मैंने 10 साल में किए हुए काम पर और पार्टी के परफॉर्मेंस पर, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में काम किए सरकार को, उसके ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे और मेरा विश्वास है कि जनता हमको अच्छा वोट देगी। मतलब मोदी जी की हैट्रिक के साथ साथ नितिन गडकरी जी की भी हैट्रिक तय है, आपको लगता है? 100% है, मैं चुनाव जीतूंगा। नितिन जी, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए आपको बहुत 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 थैंक यू।